हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड स्टडी करने का सोच रहे हैं या वो प्रिपेयर कर रहे हैं और अभी वरी है कि हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें पहले करना चाहिए ताकि हमें बाद में जाके कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये 6 की पॉइंट्स है, वो आप ज़रूर से पहले देखें, ये पहले इन चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करें सो दैट आपको आगे जाके कोई भी इशू फेस ना करना पड़े। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला पॉइंट है वो है चूज डेस्टिनेशन। चूज डेस्टिनेशन का क्या मतलब है कि आप कौन सी कंट्री जो है अपने स्टडी अब्रॉड के लिए चूज करना चाहते हो। कनाडा जाना चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, यूएसए, यूके, न्यूजीलैंड, यूरोप कंट्रीज या इवन गल्फ कंट्रीज। तो आपको कौन सी कंट्री जो है वो जानी चाहिए। तो उसको आप चूज करने के लिए क्या कर सकते हो, आपने करना है थॉरोली रिसर्च। आपने अपना रिसर्च करना है। रिसर्च किन किन पॉइंट से करोगे आप कि वहाँ की एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ के कैसे हैं, कल्चर क्या रहेगा, आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेंगे आपको, या आगे पीआर का स्कोप क्या रहेगा। तो ये चीज़ें आपने थॉरोली रिसर्च करना है। रिसर्च कैसे कर सकते हो आप अपना गूगल करके देखो, सारा चीज़ सारी कंपैरिजन करो, कौन सी कंट्री का क्या रैंक चल रहा है, रैंक किस हिसाब से चल रहा है स्टडी की। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो, आपका जो नियर बाय इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स है आप वहाँ जाओ, उनसे बात करो, उनसे राय लो, उनको अपनी प्रोफाइल बताओ कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे ये प्रोफाइल है, मुझे कौन सी कंट्री जो है वो बेटर रहेगी या आगे किस कंट्री में जाऊँगा तो मेरा जो है वो फ्यूचर सिक्योर रहेगा। आप उनसे बात करो, उनसे राय लो, उनको ऑब्जर्व करो। आपने जो खुद रिसर्च किया था उसका और वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या वो और ऑल्टरनेट पॉइंट्स बता रहे हैं। इससे दो चीज़ें होंगी। देखो, एक तो आपको क्लैरिफाई होगी कौन सी कंसल्टेंट जो है वो आपको जेन्युइनली गाइड कर रहा है, कौन सी कंट्री आपको चूज़ करनी चाहिए। दूसरा, आपको ये भी क्लियर होगा कि मुझे किस कंसल्टेंट के थ्रू अपनी आगे की फाइलिंग की प्रोसेस है वो करवानी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा कोर्स एंड लोकेशन सिलेक्शन। तो हमने कंट्री चूज़ कर लिया, ओके, हमने कंट्री चूज़ किया, हमने अपने एंड से देखा कि हाँ भाई ये कंट्री हमारे लिए सही है। बट व्हाट अबाउट कोर्स एंड लोकेशन, क्योंकि वो भी बहुत ही मेजर रोल जो है वो प्ले करती है। आपने किस कोर्स में जाके आपको आगे फ्यूचर गोल्स जो है वो करियर गोल्स सिक्योर रहेंगे, कि कौन से कोर्स से आपका जो है वो फ्यूचर गोल सिक्योर होने के अलाइन करती है, वो चीज़ें आपने देखनी है। क्या लेंथ रहेगी प्रोग्राम की, क्या उसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या उस प्रोग्राम से स्पेशलाइजेशन होगी जिससे आपको आगे जाके हेल्प करेगी। इसके अलावा आपने प्रोविंस सेलेक्ट कैसे करना है। प्रोविंस सेलेक्ट आप दो तीन चीज़ों से कर सकते हो। देखो, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का लाइफस्टाइल क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपको वहाँ पर अगर रह रहे हो तो अफोर्डेबल है कि नहीं है आपको। अगर आप इंटरनेशनली स्टडी करने जा रहे हो, ऑफकोर्स सी बात है, आपके ऑलरेडी यहाँ पर बहुत एक्सपेंस लग चुका है। ऐसे में वहाँ पर आप चाहोगे कि मुझे कोई अफोर्डेबल लिविंग मिले सो दैट कि मैं वहाँ पर आराम से अपना रह सकूँ, कि बहुत कॉस्टली ना हो, क्योंकि अभी अभी आप मूव हो चुके होंगे वहाँ पर। तो ऐसे में बहुत एक्सपेंसिव अगर लिविंग में ही खर्च करोगे तो काफ़ी आपको लाइक फेस करना पड़ सकता है दिक्कतें। अगला है कि उस प्रोविंस की सेफ्टी क्या है और आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे है, लाइक वो कैसे डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, या जॉब्स वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो भी आप देखो। वो सारा आप गूगल करो, यूट्यूब देखो, कंपैरिजन करो, कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला पॉइंट है हमारा इंग्लिश रिक्वायरमेंट। हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम इंडिया से हैं या नेपाल से हैं, बांग्लादेश, भूटान, कहीं से भी हैं, हम लोगों की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। ऐसे में अगर हम बड़ी कंट्रीज़ में जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, यूरोपियन इवन हो या फिर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहीं भी हम जा रहे हैं, तो उनको ये है कि हम इनके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करें। उसके लिए उन्होंने एक इंग्लिश रिक्वायरमेंट टेस्ट बना रखा है, जिसमें आपको आइल्स, पीटी, टोफल, इनमें से आप कोई भी टेस्ट कर सकते हो और उसमें एक आपको स्कोर लेके आने होते हैं। जो भी कंट्री है उसने अपनी एक मिनिमम स्कोर जो है वो सेट कर रखा है, और कॉलेज ने भी अपनी अलग अलग जो है वो स्कोर सेट कर रखे हैं। उस हिसाब से आपको वो स्कोर लेके आना पड़ता है सो दैट आप वहाँ पर एडमिशन ले सको। फोर्थ है हमारा एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कराने से पहले हमारे पास कौन से एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ये हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 10th ऑनवर्ड्स ऑल एकेडमिक्स होनी चाहिए। अगर आपने 12th किया है तो आपका 10th का और 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स, प्रोविजनल डिग्री, अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो उसके अलावा बैकलॉग सर्टिफिकेट, अगर आपके बैकलॉग्स है तो बैकलॉग सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, आइल्स, टोफल या पीटी में से हमारे पास होना चाहिए। पासपोर्ट, फ्रंट एंड लास्ट पेज, एडमिट कार्ड। ऑप्शनल है, कुछ कॉलेजेस ये मैंडेटरी मांगती है, कुछ कॉलेज ये नहीं मांगती है। तो अगर कॉलेज, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, अगर वो मांग रही है आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 2 LOR या 2 to 3 LORs भी हमें देने पड़ सकते हैं।
बेसिकली जो LOR की रिक्वायरमेंट है ना, वो कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर LORs मांगती हैं। जैसे USA की बात करें, वहाँ पर 2 से 3 LOR मांगती है। LOR इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। SOP भी सेम है, कुछ कॉलेजेस मांगती है, इवन कनाडा में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए मांगती हैं। बाद में आप एम्बेसी के टाइम पर तो देते ही हो, वो तो सारी कंट्री के लिए मैंडेटरी है, बट शुरुआत में ऑफर अप्लाई करते टाइम पे भी आपको SOP की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कॉलेजेस में या कुछ यूनिवर्सिटीज़ में या कुछ कंट्रीज़ में मैंडेटरी है। MOI क्या है? MOI इज़ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक आपका जो एजुकेशन है वो आपका इंग्लिश मीडियम है या पंजाबी मीडियम है या किस मीडियम का है, उसके लिए होती है ये। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने IELTS नहीं की होते हैं, मान लो UK जाना चाह रहा है या USA जाना चाह रहा है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की ऐसी है जो आपको MOI बेसिस पे, अगर आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है तो उस बेसिस पे आपको ऑफर लेटर देती है, इवन वो एडमिशन भी देती है, और एम्बेसी में भी आप विदाउट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो वहाँ पर अलाउ करती है। बैकलॉग सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर आपके बैकलॉग्स है तो आपको देने पड़ेंगे, अगर नहीं भी है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती है कि नो बैकलॉग सर्टिफिकेट हमें प्रोवाइड करो, तो वो आपने देनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज मैंडेटरी, क्योंकि कुछ एजेंट्स क्या करती हैं, वो अपने ईमेल आईडी अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपने स्टूडेंट ने इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी कॉलेज तक पहुँचे। नेक्स्ट पॉइंट है फंड रिक्वायरमेंट। तो फंड रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिकली हमने सारा कुछ चूज़ किया है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास हमने प्रोविंस चूज़ किया, हमने कोर्स सेलेक्ट किया, हमने कंट्री सेलेक्ट किया, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम स्टडी अब्रॉड करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने फंड्स चाहिए किस कंट्री के लिए, क्या क्या फॉर्म में जाती हैं वो पेमेंट्स, या किस किस फॉर्म में हमें वो शो करना पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ जस्ट एक एग्जांपल लिया है कनाडा का, सो दैट आपको थोड़ा क्लैरिटी हो कि क्या चीज़ है बेसिकली। तो जैसे लेट्स सपोज कनाडा की जो अभी करेंसी है वो इंडियन रुपीज़ में अगर हम देखें 62 है, कैड डॉलर जो है वो कैड डॉलर 1 इक्वल टू इंडियन रुपीज़ 62। तो जो फंड रिक्वायर्ड होते हैं कनाडा के लिए, उसमें ट्यूशन फीस होती है, एक GIC होती है, जो मेजर जो पेमेंट जाती है। ट्यूशन फ़ी आपकी साल की जो होती है 13,000 से 25,000 कैनेडियन डॉलर के हिसाब से होती है। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले रहे हो तो। GIC यानी कि लिविंग एक्सपेंसेस, ये फिक्स है कनाडा की $20,635। ये 2024 से शुरू हुआ है, इससे पहले वो $10,200 था। तो लेट्स सपोज कोई भी हमने एक कॉलेज लिया है ABC कॉलेज, जिसकी एनुअल फीस जो है वो 17,000 कैड है, और मैंने आपको बताया लिविंग एक्सपेंस फिक्स है यहाँ के कैनेडियन डॉलर 20,635, जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 23.5 लाख के नियर जा रहा है। उसके अलावा जो आपके खर्चे जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स नोटरी करने होते हैं, जो भी आपके एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, IELTS होते हैं, पासपोर्ट होते हैं, वो आप नोटरी करवाते हो। एम्बेसी फ़ीस होती है, एम्बेसी फ़ीस टोटल हमारी $235 है, जिसमें से $85 आपके बायोमेट्रिक की फ़ीस होती है और $150 आपकी एम्बेसी फ़ीस होती है। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 15-16 हज़ार के नियर जो है वो इंडियन रुपीज़ में आपका पड़ जाता है। उसके अलावा आपका मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, आपका मेडिकल होता है, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ 7 से 8 हज़ार के नियर पड़ता है। तो ये आपकी लोकेशन पे भी है कि आप किस लोकेशन से मेडिकल करवा रहे हो, वहाँ के थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा वही 5 से 10 हज़ार के बीच में आप लगा के चलो मेडिकल एक्सपेंसेस। तो टोटल आप अगर देखें तो खर्चा जो है वो कनाडा में अगर आप एडमिशन लेते हो तो 25 लाख के नियर जाता है, जिसमें आपका 1 साल की लिविंग एक्सपेंस जा रही है और 1 साल की ट्यूशन फीस जा रही है। ओके, इसके अलावा आपको कनाडा में फ़ंड शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपकी फ़ाइल SDS कैटेगरी में जाती है। कनाडा में 2 तरीके से आपकी फ़ाइल जाती है, एक SDS कैटेगरी में, एक नॉन SDS कैटेगरी में। SDS कैटेगरी का मतलब ये है कि आपकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट, जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स थी, आपकी IELTS हो, TOEFL हो, PT हो, उन्होंने जो सेट किए हुए हैं आपको स्कोर, उससे अबव है या उतने हैं। उसके अलावा आपने साल की GIC पे किया है, साल की आपने ट्यूशन फ़ीस पे किया है, मेडिकल दिया है, प्रोफाइल आपके 60-65 से अबव है स्कोर, तो आपकी जो फाइल जाती है वो अंडर SDS जाती है। उसमें आपको कोई भी फ़ंड शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन SDS ये होता है कि आपने साल की फ़ीस नहीं दे पाए हो, 6 मंथ की फ़ीस दी है, 1 सेमेस्टर की जिसे बोलेंगे हम, GIC आप नहीं पे कर पाए हो, उसके अलावा आप मेडिकल नहीं दे पाए हो, या आपके IELTS में 6 बैंड नहीं है, या जो भी उन्होंने सेट कर रखा है उतने बैंड नहीं है, किसी मॉड्यूल में आपके कम है, तो आपकी फ़ाइल जो है वो नॉन SDS कैटेगरी में जाती है। अगर आपकी फ़ाइल नॉन SDS कैटेगरी में जा रही है तो आपको फ़ंड शो करनी पड़ती है, आपकी एनुअली इनकम इतनी है, फादर मदर की ITRs आपको लगाना पड़ सकता है, सो दैट हम फाइल को स्ट्रॉन्ग बना सकें।
उसके अलावा अगर जैसे मैंने बोला आपको कि फ़ंड एसडीएस कैटेगरी में हमें फ़ंड शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपके माइंड में ये है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, हमने तो प्रॉपर्टी बेच के फ़ी करनी थी, तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको फ़ंड शो करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, तो आप किसी के भी अकाउंट से किसी से भी बोरो करके भी आप अपना जो है वो फ़ीस पे कर सकते हो। फ़ीस आप पेरेंट्स के अकाउंट्स में कर सकते हो, ब्रदर सिस्टर के अकाउंट से कर सकते हो, इवन अगर आपके रिलेटिव्स है वो भी कर सकते हैं। जो जीआईसी है वो स्टूडेंट के अपने अकाउंट से ही जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी कंट्रीज़ जो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया है, या न्यूज़ीलैंड है, या फिर बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें फ़ंड शो करने पड़ते हैं। हर कंट्री की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि इतने टाइम पुराने जो है हमें फ़ंड चाहिए हैं विद सोर्स। कुछ सोर्स मांगती है, कुछ सोर्स नहीं मांगती है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर सोर्स मांगती है, कहाँ से ये पेमेंट आई है, इतने पुराने हमें बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए, इसकी एक अपनी सेट है रिक्वायरमेंट। वहीं अगर यूके की बात करें, यूके के ऐसा कुछ नहीं है, वो सोर्स नहीं मांगती है, बट वो ये बोलते हैं कि हमें 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए होते हैं। सो लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, हम डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स। तो हम जिस कोर्स के लिए वहाँ जा रहे हैं, कोई भी कंट्री A to Z, उससे मेरे को फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अब अगर मैं वो कोर्स कर रहा हूँ तो उसकी जो जॉब मार्केट में क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उस फील्ड की अवेलेबिलिटी क्या है जॉब्स की। उसके अलावा वर्क वीज़ा की भी क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी अगर मैं उस कोर्स के लिए जा रहा हूँ तो। उस कोर्स से मुझे क्या वाइट कॉलर जॉब मिलेगी, कितने जल्दी मैं पीआर हो सकता हूँ, किस लेवल का मेरे को उसकी वेजेस मिलेंगी, वो आपने सारी चीज़ें देखनी है। ऊपर से अगर आपका कोर्स कोऑप का है, इंटर्नशिप है उसमें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि उससे आपके लिंक्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप अगर कोई कोर्स ऐसा है जो कोऑप अगर ले पा रहे हो आप, तो आप कोऑप के साथ ज़रूर जाओ क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करती है नेटवर्क बनाने के लिए। सो दीज आर दी पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सारे जो अपने मन में क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे मैं और भी इस तरह की वीडियोस पोस्ट करती रहूँगी क्योंकि मैं एक पूरे सीरीज़ बना रही हूँ कनाडा के रिगार्डिंग, हर स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, पीआर के रिगार्डिंग, या पीएनपी प्रोग्राम किस हिसाब से होते हैं, जॉब अवेलेबिलिटी कहाँ कैसे हमें देखनी होती है। अगर आपको उस बारे में भी जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।